तो कोरोना तो था ही, अब अम्फान नई मुसीबत के तौर पर आया है। बंगाल की खाड़ी से उठा सुपर साइक्लोन अम्फान पश्चिम बंगाल के दीघा तट से टकराने ही वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान दीघा और सुंदरबन के पास हटिया द्वीप के बीच बांग्लादेश पश्चिम बंगाल की तटरेखा से टकराएगा। लैंडफॉल के बाद अम्फान उत्तर पूर्व की दिशा में कोलकाता के करीब पहुंच सकता है। तट के पास से गुजरते हुए इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अब तक 6 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। आपदा प्रबंधन के एक्सपर्ट्स के मुताबिक महामारी के दौरान इस तरीके के तूफान से निपटना एक दोहरी चुनौती है। चलिए, तो हम यहाँ पर और बातचीत करेंगे, इसका ताज़ा हाल लेंगे, लेकिन इस बीच हम चलते हैं अपने संवाददाता असीम मनचंदा के पास, जिन्होंने इस तूफान के बारे में आईएमडी से बातचीत की है। असीम, हमें ये बताइए कि मौसम विभाग के मुताबिक ये तूफान कितना प्रभाव छोड़ेगा, कब तक रहेगा और आगे और किन इलाकों पर इसकी मार पड़ सकती है? देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक 20 सालों में आने वाला ये सबसे बड़ा और खतरनाक चक्रवात है, जिसका कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। खासतौर पे कि जो वेस्ट बंगाल का दीघा है, जहां पर ये लैंड करने की शुरुआत इसने कर दी है, करीबन आधे पौने घंटे के अंदर अंदर आपको वहां पर इम्पैक्ट जो है वो देखने को जो है मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। और खासतौर पर करीबन ये 5 से 6 घंटे तक इसका असर जो है वो रह सकता है, और ये वापिस रिटर्न जो है वो भी करेगा, तो उसका इम्पैक्ट जो है वहां भी देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने कड़ी चेतावनी जो है वो लोगों को दी है, कहा कि इससे काफी ज्यादा नुकसान जो हो सकता है। खासतौर पे कि जो कच्चे स्ट्रक्चर है, कच्चे घर हैं, उनको नुकसान जो है पहुंच सकता है। बिजली के खंभे जो है वो टूट सकते हैं, जो टेलीकॉम टावर है उनको नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। पेड़ काफी भारी मात्रा में जो उखड़ सकते हैं। फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि इतनी तेज हवा चलेगी। करीबन 155 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 185 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा जो है वो चलने वाली है, जिससे कि काफी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो पे जो उड़ेंगे और वो लोगों को नुकसान जो है पहुंचा सकते हैं। तो लोगों को ऐसे में घर रहने की हिदायत जो है वो दी गई है कि वो घर से बाहर जो है वो ना निकले। काफी ज्यादा इंतजाम जो है। आपको 1 मिनट के लिए बीच में रोकूंगा। आशका जो हमारे साथ कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं, अब जुड़ गई हैं सीधे, और उनसे एक अपडेट लेते हैं। आशका, क्या अपडेट है आपके पास वहां? जी देखिए, करीब 2:30 बजे ये जो तूफान है, ये लैंडफॉल इसका जो प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। लगभग 4 घंटे लगेंगे जब ये तूफान पूरी तरह से जो है वो ज़मीन पर आ जाएगा, और उसके आगे जब ये तूफान बढ़ेगा तो ये कोलकाता के पास से होता हुआ गुजरेगा, और कल भी नदिया जिला जो है और इससे होते हुए बांग्लादेश की ओर जाएगा। आज जो सबसे ज़्यादा हवा की रफ्तार नापी गई है यहाँ पर, वो 140 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। कोलकाता में मैं हूँ इस समय, यहाँ की तस्वीरें भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो बारिश ज़ोरदार हो रही है। हवा यहाँ पर भी बहुत ज़ोर से चल रही है। हवा यहाँ पर भी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा गति से बह रही है, और इससे भी ज़्यादा तेज़ जब ये तूफ़ान कोलकाता के आसपास आएगा तब हवा का वेग इससे भी ज़्यादा तेज़ होगा। 120 से लेकर के 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं यहाँ भी बढ़ेंगी। बात करें अगर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िले हैं, जो लैंडफॉल जहाँ पर हुआ है, जाहिर तौर पर सुंदरबन दक्षिण 24 परगना में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही की आशंका है। इसके अलावा दक्षिण 24 परगना के अलावा उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर वो ज़िले हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। साथ ही कोलकाता, हावड़ा, हुगली और पश्चिम मिदनापुर भी इस तूफान का दंश झेलेंगे। हवाओं की गति लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है, और तैयारियों की बात करें तो खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय नबान्नों में जो है वो कंट्रोल रूम में बैठ गई हैं, और मोर्चा उन्होंने खुद संभाल लिया है। रात भर आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उसी कंट्रोल रूम में रहेंगी और परिस्थिति का जायजा लेती रहेंगी। 3 लाख से ज़्यादा लोगों को उनके घरों से निकालकर और सुरक्षित जगहों पर लाया जा चुका है।
जी बहुत शुक्रिया आशकार, आप भी अपना ख्याल रखें। हम देख सकते हैं, आप लाइव हैं हमारे साथ, कि किस गति से वहाँ हवाएं चल रही हैं, और ऐसे में ये दोहरी चुनौती होगी कि हम कोरोना से भी जूझ रहे हैं और इस बीच अम्फान तूफान भी आ गया है। एनडीआरएफ इस पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहा है, उनका इस वक्त एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, आपको सीधे वहां ले चलते हैं। उस एरिया से वो एरिया में ही ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है, और ये है उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट टेबल, जिसमें आप देख सकते हैं बालासोर में 6 टीमें लग चुकी हैं, केंद्रापड़ा में 3 टीमें, जगत सिंहपुर में 4 टीमें, भद्रक में 4 टीमें। जहां भी 4 टीम और ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वहां इम्पैक्ट ज़्यादा है, इम्पैक्ट जोन ज़्यादा है। ये उड़ीसा का डिप्लॉयमेंट ऑन द मैप है, ये भी आप देख सकते हैं, कर्वेचर के साथ है, कोस्ट से सटा हुआ है, और साइक्लोन के पाथ को ही एक तरह से डिफाइन कर रहा है डिप्लॉयमेंट। एडिशनल अलर्ट टीम्स, जैसा कि मैंने कहा, वो बरकरार हैं। अगर ज़रूरत पड़े, कोई ज़रूरी नहीं कि साइक्लोन के समय ही ज़रूरत पड़े, साइक्लोन के बाद भी ज़रूरत पड़ सकता है रेस्टोरेशन वर्क में, अगर डेवस्टेशन ज़्यादा हो तो। 6 बटालियन में 4-4 टीमों के हिसाब से 24 टीमें स्टैंड बाई में हैं एयरलिफ्ट के लिए, और 15 मिनट के अंतराल में वो तैयार हो सकती हैं और एयरलिफ्टेड हो सकती हैं। एनडीआरएफ की टीम की एक्टिविटीज़, कोऑर्डिनेशन, अवेयरनेस तो हुआ ही है। इस बीच में इवैक्यूएशन का काम काफ़ी हुआ है, और अभी एज वी टॉक, एज वी स्पीक, वो सभी टीमें एक्शन में है। सभी टीमें आते हुए कि किस तरीके से इवैक्यूएशन को पूरी तरह प्लान किया गया है, कितने नुकसान की आशंका है, और अभी अभी आपने कोलकाता से वो लाइव देखा जहां आशका थी, लाइव आपके लिए लेकर आई थी, किस गति से हवा चल रही है, जबकि कोलकाता से उसका सेंटर थोड़ा दूर है, लेकिन फिर भी वो तस्वीरें बयां कर रही थी कि कितना शक्तिशाली ये तूफान है और आगे इसके इम्पैक्ट कितने हो सकते हैं। और असीम ने हमें बताया कि मौसम विभाग ने क्या क्या कहा है, कब तक इस तूफान पे हम काबू पा पाएंगे, या कब तक ये तूफान शांत होगा, और कितने नुकसान की आशंका इससे हो सकती है, कौन से इलाके प्रभावित होंगे इससे। तो चलिए, ये एक बड़ी खबर थी, और चूंकि ये 4 बजे के आसपास का ही वक्त था जब इस तूफान को हिट करना था, और वो तस्वीरें बता रही थी कि तूफान का इम्पैक्ट क्या है। लेकिन एक दूसरा तूफान जो लगातार जारी है और जिसकी वजह से हम सभी घरों में बंद हैं, वो है कोरोना। भारत में कोरोना के मामले अब सुपर स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 5600 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जो एक दिन में अब तक का नया रिकॉर्ड बन गया। वहीं 140 मरीजों की पिछले 24 घंटे में मौत भी हुई है। इसके साथ ही देश में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,06,750 पर पहुंच गई है। 3,300 से ज्यादा मरीज अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात के अलावा दिल्ली में भी कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। इस बीच लॉकडाउन में रियायत सभी जगहों पर दी जा रही है। रेलवे ने भी 1 जून से 200 नई ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जो कि श्रमिक और स्पेशल ट्रेनों से अलग हैं। डिटेल के लिए है हमारे साथ हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। तो दीपाली, ट्रेन के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पहले मैं आपसे लूंगा, ये जो नया फिगर है एक बार फिर 5,000 के ऊपर है, लेकिन नया रिकॉर्ड बनाते हुए ये आया है। आप बहुत तेजी के साथ देश भर में नंबर बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा विपिन जी, लॉकडाउन के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि नंबर लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। कहीं से भी कुछ भी राहत की खबर दिखाई नहीं दे रही है। ज्यादातर राज्यों में कोरोना काफी तेजी से अपने पांव पसार रहा है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 1,06,000 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज देश भर में हो गए हैं। 3300 से ज्यादा लोग हैं जिनकी जान अब तक कोरोना की वजह से गई है। एक राहत की खबर इसको कहा जा सकता है कि 42,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस लिहाज से जो स्वास्थ्य मंत्रालय का रिकवरी रेट है वो करीब अब 40% के पास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से आपने रेलवे का जिक्र किया, तो इस चिंता के माहौल में अगर अच्छी खबर बताई जाए तो कुछ राहत जरूर मिलती है। जिस तरह से हमने देखा है कि 15 जोड़ी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत रेलवे की तरफ से की गई है। अब तक 21 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके गांव तक पहुंचाया गया है। और अब रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला ये लिया है कि 1 जून से हर रोज 200 ट्रेनें चलेंगी। ये ट्रेनें स्पेशल और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से अलग होंगी। नॉन AC ये ट्रेन होंगी। किन रूट्स पर चलाया जाएगा, क्या टाइमिंग्स होगी, इसका जल्द ही
ही ऐलान रेलवे की तरफ से किया जाएगा। लेकिन इसमें भी खास बात यही है कि जो टिकट है वो आपको ऑनलाइन ही बुक करानी पड़ेगी, किसी भी तरह से टिकट काउंटर्स को खोला नहीं जाएगा। कल ही जिस तरह से हम अपने दर्शकों को जानकारी दे रहे थे कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जो एसओपी है उसमें गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा बदलाव किया गया है और अब उसके बाद रेलवे ने ये बड़ा ऐलान किया है कि रोजाना 200 नॉन एयर कंडीशन ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसमें न सिर्फ श्रमिक बल्कि वो जरूरत के लोग जो लॉकडाउन की वजह से देश भर में अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन पूरे नियमों के साथ। जी ठीक है, तो दो अपडेट यहाँ पर कोरोना के नंबर तेजी से बढ़ते हुए, जो 200 अलग नई ट्रेनें चलने जा रही हैं जो मुख्य तौर पर श्रमिकों के लिए ही होगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों को भी इन ट्रेनों से फायदा होगा जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के दौरान अपने घर से दूर अटक गए हैं, उनको भी इस ट्रेन से जाने का मौका मिलेगा। अब हम रुख करेंगे गुजरात का, जहां से हमारे संवाददाता मनीष देसाई हमारे साथ हैं। मनीष, गुजरात के हालात कैसे हैं? क्या किसी तरह का कोई इंप्रूवमेंट या कोई एक अच्छी खबर हम गुजरात से सुन सकते हैं आज? खबर तो अच्छी अभी तक नहीं मिली है। एक अच्छी खबर यह है कि गुजरात में जो लॉकडाउन 4 है उसमें काफी राहतें दी गई है। कई इलाके जो है वो खोले गए हैं और इसके कारण जो लोगों के धंधा रोजगार है वो होना शुरू हुए हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं उस पर अगर नजर डालें तो 12,000 के पार कर चुका है ये आंकड़ा। 12,141 कल शाम तक जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या हो चुकी है। अहमदाबाद में बहुत तेजी से ये नंबर बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की बात करें तो 8,945 केस अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। साथ ही जो मृत्यु का आंक है 719 हो चुका है पूरे गुजरात में और अकेले अहमदाबाद में 576 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हालांकि उसके सामने जो लोग ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर गए हैं, ऐसे रिकवर हुए लोगों का आंकड़ा है 5,043। तो एक तरह से कहे कि जो आंकड़ा रिकवर होने वाला है, जो होने वाले मरीज का है, वो काफी राहत देने वाला है। और दूसरी चीज ये है कि बाकी धंधा रोजगार खुलने के साथ साथ आज से इंटरस्टेट यानी केवल राज्य के अंदर ही होने वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की जो सर्विस है उसको खोल दिया गया है। यानी आज से जो मजदूर या जो लोग राज्य के अंदर ही रहते हैं और वो लोग इसमें ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए इनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और जो बसें चलेगी वो केवल 50% कैपेसिटी के साथ ही चलेगी। यानी जो 55 लोगों की कैपेसिटी वाली स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसें हैं उसमें 28 से 29 लोगों को ही बिठाया जाएगा। जी ठीक है, तो ये अपडेट हुआ गुजरात से। फटाफट एक क्विक अपडेट ले लेते हैं हम महाराष्ट्र और मुंबई का। दिवाकर हमारे साथ है। दिवाकर, महाराष्ट्र से और खासतौर पे मुंबई से क्या अपडेट है? देखिए, मैं इस वक्त खड़ा हूँ बांद्रा स्टेशन पर और यहाँ से आज 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो है यूपी और बिहार के लिए जानी हैं और उसी को देखते हुए काफ़ी जो मजदूर वर्ग है उनकी भीड़ आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा जूम करें और दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है मोर्चे पर तैनात है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस अर्धसैनिक बलों की कंपनी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से मांगी गई थी उसकी एक टुकड़ी, CISF की एक टुकड़ी यहाँ पर डिप्लॉय कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से मंगलवार को बांद्रा में जबरदस्त भीड़ हुई थी और कई ऐसे लोग इकट्ठा हो गए थे मजदूर जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, उसको देखते हुए पूरा प्रशासन अब सतर्क नजर आ रहा है। क्योंकि बांद्रा में 2 बार इस तरह की चीजें हो चुकी थी और इसी को देखते हुए तमाम जो मजदूर वर्ग हैं, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें आज जानी है बांद्रा स्टेशन से, उसी के जरिए जो है उन्हें यूपी और बिहार के लिए छोड़ा जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि महाराष्ट्र में लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 35,000 का आंकड़ा वो पार हो चुका है। मुंबई में 22,000 का आंकड़ा पार हो चुका है और लगातार जो हर दिन पिछले 3 दिनों की बात करें अगर तो 2,000 से ज्यादा कोरोना के मामले पूरे महाराष्ट्र में सामने आए हैं। तो जाहिर तौर पर अच्छे संकेत महाराष्ट्र के लिए नहीं है, लेकिन फिलहाल जिस तरह से जो है आंकड़े सामने आ रहे हैं उस पर अब सरकार को सोचने की जरूरत है कि इन आंकड़ों को कैसे रोका जाए, कोरोना को कैसे फैलने से रोका जाए। ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम बैठकें जो है वो चल रही है सरकार की। और खुद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है, जागरूकता फैलाने की उनसे अपील की है, ताकि जो लोग जो हैं जो जागरूक नहीं हो पा रहे हैं वो जागरूक हों और अपनी जो सोशल डिस्टेंसिंग है और जो कोरोना से बचने के उपाय हैं उसको करें और कोरोना से बचें। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में मामले बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं।
बिल्कुल, महाराष्ट्र बिल्कुल सबसे ऊपर अभी भी बना हुआ और ये चिंता की बात है कि यहां पर कोरोना की रफ्तार हम आखिर क्यों नहीं थाम पा रहे हैं। आप सभी का कोरोना अपडेट देने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहां हम दर्शकों को बताएं कि एक तरफ प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए सड़कों पर पैदल भटकने के लिए मजबूर हैं, वहीं इन मजदूरों पर जमकर सियासत भी हो रही है। बस चलाने के लिए 3 दिन पहले योगी सरकार ने कांग्रेस की मांग मान ली थी, लेकिन अभी तक बसें नहीं चल पाई हैं, सिर्फ सियासत दौड़ रही है। तो आज आवाज अड्डा पर हम इसी पर करेंगे एक बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। शाम 5:57 पर मजदूरों पर सियासत, बस करो। बात करेंगे बाजार की, जहां आज काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, लेकिन आखिरी घंटों में जो रफ्तार दिखी वो कायम रही और निफ्टी 9050 के पार बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक भी 350 अंकों की बढ़त लेकर बंद हुआ। आज भी सेक्टर इंडेक्स मजबूती लेकर बंद हुए हैं। आज के कारोबार पर पूरा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं सुमित मल्होत्रा। सुमित, आज के कारोबार के हाईलाइट्स क्या रहे? देखिए, सबसे पहले तो आज भारतीय बाजारों की क्लोजिंग शानदार हुई। ओपनिंग भले ही फ्लैटिश नोट पे हुई, लेकिन धीरे धीरे मार्केट्स में तेजी पकड़ी और आखिरी तक आते आते एक अच्छी खासी रफ्तार आई। स्पेशली बैंक्स और जो एनबीएफसी से वहां पर ज़्यादा खरीदारी आई। मिड कैप, फ्रंट लाइन दोनों में खरीदारी थी। ब्रॉडर बेस बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी। फार्मा, एफएमसीजी पार्टिसिपेट कर रहा था। ऑटो में खरीदारी देखने को मिल रही थी। साथ ही साथ 2 प्रोमिनेंट शेयर थे, एक डॉक्टर रेड्डीज और बजाज फाइनेंस, नंबर्स के बाद जहां पर एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। यानी कि इन टोटल एक अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए। हेलो, तो यहां पर सुमित, ये बात हो गई कि हाइलाइट्स क्या रहे, लेकिन मैं थोड़ा एक्शन पूछूं बाजार में, तो कौन सबसे आगे रहा? देखिए, पहले निफ्टी कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, नंबर्स के बाद डॉक्टर रेड्डीज में आज एक जोरदार तेजी रही, 5% तक का उछाल। M&M डे हाई के आसपास बंद हुआ। सरकारी क्षेत्र से बीपीसीएल, एसपीसीएल में खरीदारी थी तो बीपीसीएल पार्टिसिपेट करता हुआ दिखाई पड़ा और एनबीएफसी स्पेस की तेजी को लीड कर रहा था एचडीएफसी, जहां पे एक अच्छी खासी खरीदारी थी। निफ्टी लूजर में आज भारतीय इंफ्राटेल, जो कि प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में था, इंडसइंड, हीरो मोटोकॉर्प, वेदांता, कुछ नाम जहां पर आज बिकवाली जरूर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स में से चोलामंडलम फाइनेंस, इसके अलावा एलआईसी, ग्लेनमार्क और एस्कॉट्स, कुछ ऐसे नाम जहां पर आज खरीदारी थी। मिड कैप लूजर्स में इन्फोएज, हेक्सावेयर, माइंडट्री और अडानी पावर, कुछ ऐसे नाम जहां पर आज प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ में टॉप गेनर रहा पेज इंडस्ट्री, करीब 5% के आसपास का उछाल रहा। डीएलएफ में अच्छी खरीदारी थी। पीवीआर लगातार दूसरा दिन जबकि शेयर में आज खरीदारी देखने को मिली और डॉक्टर रेड्डीज नंबर्स के बाद चढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में भारतीय इंफ्राटेल, इंडसइंड, माइंडट्री और इंडिगो, जहां पर लगातार प्रेशर जो है वो कायम है। इसके अलावा बैंकिंग गेनर्स में से एचडीएफसी बैंक, आरबीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, ये कुछ ऐसे नाम जो कि आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। एनबीएफसी से बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, साथ ही साथ एचडीएफसी, इंडिया बुल्स हाउसिंग, कुछ प्रोमिनेंट नाम जहां पर आज खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। 2 और सेगमेंट देखें। पहला नाम है ऑटो स्पेस का, जहां पर M&M, आइशर, भारत फोर्ज, मदरसन, इनफैक्ट छोटी मझौली एंसिलरी कंपनीज भी सेकंड हाफ में चली और साथ ही साथ खबरों के आधार पर आज मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। डॉक्टर रेड्डीज में, बजाज फाइनेंस में, अल्ट्राटेक में, एल&टी फाइनेंस में, एल&टी टेक में जहां पर खरीदारी रही। कल नंबर्स आने वाले हैं कोलगेट के, हिंदुस्तान जिंक के, बजाज फिनसर्व के, वीएसटी इंडस्ट्रीज के, जिनके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। जी सुमित, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और हम दर्शकों को यहाँ एक और जानकारी दे दें कि आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आपके साथ लाइव हो सकती है। मेरा मतलब है कि CNBC आवाज पर आप उनका लाइव इंटरव्यू, साक्षात्कार देख सकते हैं, जिसमें बहुत अहम बातचीत होने वाली है। तो अब से कुछ ही देर बाद किसी भी पल वो होंगी। लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद कमोडिटी कॉल की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले या उसके दौरान कभी भी निर्मला सीतारामन आपके टीवी पर लाइव होंगी तो बिल्कुल मत छोड़कर जाइए टीवी के साथ ही रहिए, आवाज पे बने रहिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।